हेलो गाइस, मैं दुर्गेश। वेलकम बैक माय चैनल एग्ज़ाम का गुरु। और आज हम लोग, जैसा कि हम लोग सामान्य अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने भूगोल विषय की शुरुआत किया है और भूगोल में भी हम लोग विश्व का भूगोल के क्रम में हम लोगों ने तीन चैप्टर कवर कर लिए हैं। पहला आपका ब्रह्मांड, दूसरा आपका पृथ्वी और तीसरा आपका ज्वार और भाटा। आज हम लोग चौथे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में हम लोग आज समझेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, किस तरीके से ये भारत के परिप्रेक्ष्य हम लोग पढ़ेंगे, विश्व में किस तरीके से इसका हम लोग पता करते हैं कि कौन सा विश्व किस देशांतर पर और किस अक्षांश पर स्थित है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, हो सकता है मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक टॉपिक में थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कि अक्षांश और देशांतर का क्या काम है, लेकिन चूँकि वो उस टॉपिक में थोड़ा सा आया था इसलिए मैंने उसकी व्याख्या की थी। लेकिन आज हम लोग इसको पूरी तरीके से डिटेल से समझेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश और देशांतर जो रेखाएँ होती हैं, ये अक्षांश और देशांतर जो रेखाएँ होती हैं, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है। ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आपने ग्लोब अगर आप देखते हैं तो ग्लोब में आप देखते होंगे जो लाइनें खींची होती हैं इस तरीके से, तो वो हम लोगों ने ग्लोब की जानकारी लेने के लिए इस तरीके की अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बना दी हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। ठीक, इसमें क्या होता है कि अक्षांश रेखाएँ जो होती हैं वो आपकी उत्तर से पूरब से पश्चिम, जैसे कि देखिए ये ग्लोब है, ये मान लीजिए ग्लोब है, और इसमें अगर हम ये बात करें तो ये हम लोगों ने देखिए ये क्या चीज़ है, ये आप समझिए कि अगर मैं एक ऐसे गोला बना दूँ ये और ऐसे बना दूँ इस टाइप से, तो जो इस तरीके से जो गोला बनती है, ये ऐसे ही अगर मैं यहाँ एक बनाता हूँ तो इसमें आप समझिए कि इस तरीके से एक पूरा चक्कर, ठीक, गोले का एक पूरा चक्कर जो होता है वो एक देशांतर रेखा होती है, एक अक्षांश रेखा होती है। तो जो अक्षांश रेखा होती है वो परस्पर समानांतर होती है। और चूँकि हम लोगों को इसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखता है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि अक्षांश रेखाएं एक सीधी सीधी रेखा हैं इस तरीके से। लेकिन ये रेखा जो है एक ग्लोब है। अक्षांश रेखाएं एक प्रकार से पूरा एक गोला है, ठीक, क्योंकि पीछे की आकृति हमको दिखती नहीं है, हमको सिर्फ सामने का दिखता है, इसलिए हम लोगों ने एक प्रकार से लाइन खींच देती होती है। ये 2D शेप है, अगर आप 3D शेप में देखेंगे तो आपको ये पूरा एक गोला दिखेगा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं और 1 डिग्री अक्षांश रेखाएं अगर हैं इस तरीके से अगर ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक, इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये अक्षांश रेखाएं जो हैं, आपका हर अक्षांश रेखा अपने आप में एक पूरा वृत्त है। हर अक्षांश रेखा अपने आप में पूरा एक वृत्त है। तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए इस 0 डिग्री जो इसको एक भूमध्य रेखा मान लिया और इसके आधार पर हमने अपने पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट लिया, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ तक जब हम आते हैं ऊपर में, ये आपका नॉर्थ गोलार्ध हो जाता है, ये आपका साउथ गोलार्ध हो जाता है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के क्रम में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक डिग्री करके बढ़ते हैं, तो चूँकि यहाँ 23.5 डिग्री के आसपास जो है हमारा भारत स्थित है और 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी का अक्षांश का झुकाव भी है। ठीक, अक्षांश का झुकाव भी है। चूँकि ये जो कर्क रेखा है, इसको आप जो बोलते हैं, इसको हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका 23.5 डिग्री अक्षांश होता है। इसी प्रकार से आप दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में आपने इस रेखा को नाम दिया है, ये भी 23.5 डिग्री है आपका, लेकिन ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ था, ये साउथ है, और इसको आपने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब कि इसको हम बोलते हैं कर्क और इसको हम लोग बोलते हैं मकर। ठीक, इस तरीके से हमने जो है अक्षांश रेखाओं के बारे में एक मोटा मोटा अनुमान लगा लिया है कि ये, और एक चीज़ और, चूँकि ये प्रत्येक जो है गोला अपने आप में एक वृत्त है,
तो सबसे बड़ा देखिए वृत्त कौन सा होगा, सबसे बड़ा वृत्त आपका जो है 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री आपका जो है होता है विषुवत या इसी को आप भूमध्य बोलते हैं, भूमध्य, और या इसी को आप जो है विषुवत, भूमध्य और 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री अक्षांश। तो सबसे बड़ा जो वृत्त आपका होता है वो आपका 0 डिग्री अक्षांश ही होता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इन अक्षांश रेखाओं में से कौन सा सबसे बड़ा जो है अक्षांश वृत्त बनाता है, तो आपका 0 डिग्री है। और अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो आपका जो नॉर्थ में है, नॉर्थ और साउथ में ये सबसे छोटा वृत्त होता है, 1 बिंदु के बराबर होता है, ठीक। तो जैसे ही आप इस क्रम में ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं तो ये इस तरीके से आप 0 से 1 2 ऐसे काउंट करते करते आप जो है 90 डिग्री आप नॉर्थ लाइन पहले खींचते हैं, और इसी तरीके से आप साउथ में आते हैं तो यहाँ भी आप 90 डिग्री साउथ जो है लाइन खींचते हैं। ये आपने क्या है कि हमने चूँकि 1 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य जो बीच में ये जो आपका डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस 1 डिग्री 0 से 1 डिग्री के मध्य में जो डिस्टेंस होता है ये आपका 111 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। चूँकि समानांतर रेखाएं आपस में समान दूरी पर आगे बनी हुई हैं, इस प्रकार से ये प्रत्येक दूरी सेम होती है। ये भी 111, ये भी इस तरीके से प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। और 111 किलोमीटर के क्रम में जो है अक्षांश रेखाएं जो है, ठीक, और ऐसे ही आप ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको जो है 66.5 डिग्री जो है एक मिलेगा आपको आर्कटिक सर्किल, ठीक, आर्कटिक सर्किल मिलेगा। और ऐसे ही यहाँ भी आपने जो है 66.5 डिग्री पर जो है ये आपने जो है अंटार्कटिक, ये आपका अंटार्कटिक सर्किल है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं को जो है इस तरीके से आपने समझा। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाता है, उत्तरी ध्रुव, ठीक, और ये आपका हो जाता है, ये आपका होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक। इस तरीके से हमने जो है अक्षांश रेखाओं की बात की है, ठीक है। और चूँकि ये जो है हमारा जो अक्षांश रेखाएं ये जो है, जैसे कि मान लीजिए हमको किसी अक्षांश रेखा की दूरी पता करनी है कि ये किस एंगल पर है, तो जो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, हम लोग इसमें जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है, यहाँ से इस केंद्र से उस अक्षांश का एंगल मापते हैं। उस अक्षांश का, जैसे देखिए ये आपका अगर 23.5 डिग्री है तो ये आपका यहाँ से आप नापेंगे तो ये 23.5 जो है डिग्री एंगल बन जाता है। तो हम लोग जब भी अक्षांश रेखाओं की कोण का मान ज्ञात करते हैं तो इसमें जो है हम लोग इसके जो है विषुवत रेखा के मध्य जो पृथ्वी केंद्र है वहाँ से हम लोग इसकी जो है गणना करते हैं, ठीक। और इस तरीके से हम ऊपर देखिए 0 डिग्री अक्षांश और ऊपर 90 और नीचे 90, इस तरीके से जब हम काउंटिंग करते हैं इस अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाओं की जो टोटल जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो आपकी होती हैं 90 + 90 और +0 डिग्री। इस तरीके से आप अगर जोड़ेंगे तो ये 180 और +1 181 टोटल जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक। अक्षांश रेखाएं टोटल आपकी 181 होती हैं, ठीक। और इसमें जो है ये क्या करती है, भूमध्य रेखा जो है को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा भारत, अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो देखिए जगह नहीं है, देखिए आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए अपना भारत है और ये अपना भारत है और इस तरीके से अपना भारत है ये, ठीक, ऐसे इस तरीके से है, ठीक। तो ये जो भारत की जो स्थिति है, देखिए यहाँ से एक जो है अक्षांश रेखा इस तरीके से खींची गई, ठीक। इस तरीके से अक्षांश रेखाएं भारत में भी खींची गई, ठीक। इस तरीके से अक्षांश रेखाएं भारत में भी हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाओं से ही आप उस किसी भी देश की स्थिति की जानकारी पता कर सकते हैं अक्षांश और देशांतर से। तो जो हमारे यहाँ जो अक्षांश रेखा है वो है आपकी मध्य से हमारे गुजरी है, ये है आपकी कर्क रेखा। कौन सी है आपकी? कर्क रेखा।
कर्क रेखा कौन सी रेखा है? कर्क रेखा देखिए आपकी ये है, ये, ठीक। तो कर्क रेखा चूँकि 23.5 डिग्री से है, इसका मतलब ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री है आपका नॉर्थ, और ये भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरी है। अगर भारत की अक्षांशीय स्थिति की अगर हम जानकारी अगर लेने का प्रयास करें तो भारत जो है वो नीचे यहाँ ये जो लास्ट है आपका, जो कि तमिलनाडु है, केरला है, ठीक है, तो तमिलनाडु है, सॉरी तमिलनाडु लास्ट पॉइंट है इसका। तो तमिलनाडु में जो है लास्ट में जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, यह आपका जो है 8 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 6 मिनट से अक्षांश रेखाएं शुरू होती हैं। तो 9 डिग्री 10 डिग्री 11 12 इस तरीके से करते करते आप जो है यहाँ पहुँचते हैं, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आप जो है पहुँचते हैं। तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। और ये हम लोगों ने भारत की अक्षांशीय स्थिति पता होने के कारण हमने भारत की स्थिति को यहाँ ग्राउंड कर लिया कि भारत यहाँ कहीं है, भारत इस लाइन पर कहीं है, लेकिन हमको ये नहीं पता अभी तक कि एग्जैक्ट कहाँ है। एग्जैक्ट पता करने के लिए हमको देशांतरी मान होता है उसका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम सही से एकदम एग्जैक्ट नहीं पता कर पाएंगे तब तक हम उस देश की स्थिति के बारे में नहीं जान पाएंगे, ठीक। इसलिए देखिए ये आपका, तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं वो आपकी समानांतर होती हैं, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं वो इस वृत्त पर, मतलब उस गोले पर सबसे बड़ी जो है अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक, 0 डिग्री। उसको विषुवत रेखी और भूमध्य रेखी रेखाएं भी कहते हैं। और जैसे ही हम ऊपर क्रम में जाते हैं तो नॉर्थ उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिण की तरफ जाते हैं, दक्षिण ध्रुव की तरफ सेम आपको जो है यहाँ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, तो यहाँ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, मकर रेखा, और 66.5 आपका आर्कटिक होता है, और 66.5 नीचे आपका अंटार्कटिक होता है, ठीक। ऐसे ही सबसे ऊपर आएंगे तो उत्तरी ध्रुव होता है, और नीचे आएंगे तो दक्षिणी ध्रुव होता है। और उसके बाद आपने क्या समझा कि टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो टोटल 181 हैं, और इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होती है, दूरी होती है वो आपकी होती है 111 किलोमीटर पर, मतलब 1 डिग्री अक्षांश 0 से 1 के बीच में 111 किलोमीटर, 1 से 2 के बीच में 111 किलोमीटर, इस तरीके से 111 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच समान होती है हमेशा, ठीक। और जैसे ही आप नीचे आते जाएंगे तो ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये जो अक्षांश रेखाओं की दूरी है वो आपकी एकदम कम होती जाएगी, ठीक। मतलब अक्षांश रेखाओं का जो वृत्त है तो सबसे बड़ा वृत्त आपका यही वाला होता है, ठीक। और इसकी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही भारत की स्थिति है, चूँकि आपने जाना ये आपका जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इतना आपने अगर समझ लिया हो, चूँकि हमने बताया कि किसी भी देश की जानकारी के लिए आपको अक्षांश और देशांतर दोनों का जानना जरूरी होता है। तो अक्षांश रेखाएं तो आप लोग समझ गए कि भारत की स्थिति कहाँ है। और अब हम देशांतर में बात करेंगे तो देशांतर में देखिए, देशांतर रेखाएं देखिए क्या है कि समय की मानक रेखाएं होती हैं, और जो कि देखिए एक जो ग्लोब होता है वो आपका जो है, देखिए जो आपका ये ग्लोब होता है, इस ग्लोब में चूँकि मैंने बताया आपको पहले ही कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और हमने अपनी सुविधा के लिए अपने ग्लोब पर इस देशांतर और अक्षांश रेखाओं को ग्राफ कर दिया है, ठीक। तो लोकेशन को समझने के लिए अब देखिए, अगर ये आपका जो है, देखिए उसमें आपने समानांतर पैरेलल बांटा था, लेकिन देशांतर रेखाओं में हम जो है मतलब ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा बनती है, उत्तर से दक्षिण से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक। और देशांतर रेखा कोई सर्किल नहीं है, देशांतर रेखा एक प्रकार से लाइन है, रेखाएं हैं। और ये चूँकि आप जानते हैं किसी भी ग्लोब, किसी भी वृत्त का जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री होता है। कोई भी वृत्त अगर है तो 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री चूँकि जो हमारा पृथ्वी है ये आपकी जो है घूम रही है, ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर घूम रही है, तो अपने अक्ष पर घूमने के लिए उसको जो है 24 आवर्स की ज़रूरत होती है। 24 आवर्स में वो जो है 360 डिग्री का एंगल एक पूरा चक्कर घूम लेती है, ठीक। तो 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमने का मतलब ये है
कि अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में जो है ये 4 मिनट तक, 1 डिग्री में ये 4 मिनट का टाइम बनाती है। ठीक, 1 डिग्री में 4 मिनट का। कैसे, देखिए अगर हम इस तरीके से बात करें तो देखिए ये आपका जो है ये देशांतर रेखाएं हैं। देखिए देशांतर रेखाएं बीच में जो इस तरीके से हैं, अगर हम ऐसे ऐसे डॉट लाइन कर दें तो आप देख रहे होंगे कि जो देशांतर रेखाओं का मान इस जगह है, इस जगह है, इस जगह है। आप ऊपर जाएंगे देखेंगे कम होता जा रहा है, कम होता रहा है, ऐसे ही ना। और यहाँ एक डॉट बन जा रहा है, ऐसे ही नीचे यहाँ एक डॉट बन जा रहा है, जिस डॉट पर आकर सारी रेखाएं मिल रही हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि इसके बीच की जो दूरी होती है, यहाँ की दूरी मैक्सिमम होती है। मतलब जैसे हमने समझा कि एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ऐसे ही एक देशांतर के मध्य जो बीच की दूरी होती है ये आपकी लगभग जो है 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक, 111 किलोमीटर 3.32 की दूरी होती है। और ये दूरी धीमे धीमे जो है इस तरीके से घटती जाती है और यहाँ आके दूरी एकदम शून्य हो जाती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं था। अक्षांश रेखाओं में प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच में समान दूरी थी 111 किलोमीटर की। तो ऐसा इसलिए चूँकि इसमें जो है 360 डिग्री एक तो होता है ये, और दूसरी चीज़ क्या होता है, जैसे हम इसको अगर देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ये ग्लोब था, ठीक है। अब मैं इसी लाइन को अगर मैं इसी लाइन को जो है बांट दूं, ठीक है। जैसे देखिए अगर आपने विश्व का मैप अगर देखा होगा कभी कभी, तो देखिए विश्व के मैप में क्या है कि विश्व के मैप में देखिए इधर आपका देखिए अगर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मैं अमेरिका देश की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ जो है आपका अगर मोटा मोटा साउथ अमेरिका महाद्वीप है। ठीक, अगर आप इधर आएंगे, इधर आपका जो है इस एरिया में आपका यूरोप है। ठीक, इस एरिया में आप आएंगे पूरा, इस अफ्रीका में आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप है। साउथ दक्षिण अफ्रीका एक देश है, लेकिन अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका एक पूरा महाद्वीप है जिसके अंदर काफ़ी देश आते हैं। ऐसे ही अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका एक देश है, लेकिन अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे देश आते हैं। ठीक, ये एक प्रकार से कॉन्टिनेंट है आपके, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो है आपका ये इस एरिया में आपका एशिया है। ठीक, एशिया है। और यहाँ आपका जो है छोटा सा ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये जो नीचे आपका देख रहे हैं, नीचे ये पूरा एरिया, ये आपका एक महाद्वीप है, वो है आपका अंटार्कटिका। देखिए विश्व में 7 महाद्वीप की बात की गई है। जब हम विश्व के बारे में आगे घटनाक्रम के आगे चलेंगे तो हम लोग समझेंगे कि महाद्वीप कितने होते हैं, महासागर कितने होते हैं। चूँकि यहाँ देशांतर रेखाओं की एक चर्चा आई, और चूँकि कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं कि जो उस क्षेत्र के बिना समझना थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक नहीं रहता है। हालांकि ये टॉपिक आगे का था, लेकिन चूँकि देशांतर रेखाओं का ये जिक्र आया है, जैसे कि देशांतर रेखाओं के बारे में हम पहले भी जानकारी ले चुके हैं, लेकिन आज हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से इसकी जानकारी हम लोग आगे लेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ देशांतर के व्यू से इसको देखेंगे, समझेंगे। देखिए जैसे कि ये यूरोप है, और यूरोप का एक शहर है आपका, देखिए यूरोप का आपका एक शहर है आपका, ये जो है यहाँ आपका पड़ता है, आपने सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, ग्रेट ब्रिटेन देश यहीं कहीं है, इस जगह, ठीक, यहाँ कहीं है। और चूँकि ग्रेट ब्रिटेन जो है इसका जो है एक लंदन जो कि शहर था, और लंदन के पास ही एक जो है ग्रीनविच एक शहर है। और ग्रीनविच के शहर पर एक मीटिंग होती है, काफ़ी जो हमारे बहुत ही विद्वान लोग होते हैं उनके द्वारा एक मीटिंग होती है,
और उस मीटिंग के अंतर्गत ये निर्णय लिया जाता है, चूँकि यूरोप एक बीच का देश है और यूरोप ने ही शुरुआत में हर जगह एक प्रकार से अपना उपनिवेश स्थापित किया था, तो वो उस समय निर्णय लेने के हकदार थे, चूँकि वो सब पर साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। तो उन्होंने ये चीज़ें कही कि हम अपने यहाँ से एक 0 डिग्री की लाइन खींचते हैं देशांतर के लिए, समय के ज्ञान के लिए, और इसको उन्होंने जो है 0 डिग्री देशांतर कहा, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरा है? वो यूरोप के लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरा है, और यहाँ से जो है काफ़ी नीचे भी कुछ देश हैं, फ्रांस है, इधर जो है मोरक्को है, तो कुछ देशों से होकर गुजरा है, लेकिन मेन क्या है आपका ग्रीनविच शहर कहाँ है? लंदन में है। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो यह आपका जो है ईस्ट है, और जब इधर पीछे आएंगे तो यह आपका जो है वेस्ट है। ठीक, जब आप ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे 0 डिग्री से, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 180 डिग्री क्या? ईस्ट। ठीक, और ऐसे ही आप इधर से गुजरेंगे तो एक यहाँ भी होगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 4, इस तरीके से आप आएंगे तो आपको यहाँ भी आपको 180 डिग्री वेस्ट मिलेगा। तो 180 डिग्री जो ईस्ट है, ठीक, चूँकि ये गोला है, ऐसे ये गोला है, ठीक, यहाँ से जब आप जाएंगे तो आप एक जगह तो मिल जाएंगे, 180 मिल जाएंगे तो 360 हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही आप ईस्ट की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे तो टाइम जो होता है, समय होता है, वो बढ़ता है। मान लीजिए अगर लंदन में अगर उस समय आपके 12 बजे दोपहर के हो रहे हैं, ठीक, दोपहर के हो रहे हैं, चूँकि हमने समझा था कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो जैसे ही आप बढ़ेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ रहा है, तो आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप जहाँ 15 डिग्री आएगा, कौन सा 15, तो 15 4 जा 60, तो अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में बढ़ेंगे तो इसका मतलब हम लोग 1 घंटा उस लंदन शहर से आगे बढ़ रहे हैं, उस 0 डिग्री से हम लोग 1 घंटा आगे बढ़ गए हैं। ऐसे ही आप आगे चलेंगे तो जो भारत की स्थिति जो है वो है 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री ईस्ट पर जो है भारत की स्थिति है। तो 82.5 आप आगे बढ़ेंगे तो आप अगर इस तरीके से काउंट करेंगे कि 82 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 2 जा 8, 32, ठीक, 328, ठीक, और चूँकि 82.5 है तो 330 मान लीजिए प्लस 2 और, तो टोटल 330 मिनट हम आगे बढ़ेंगे। और अगर 330 मिनट को आप लोग अगर मतलब 60 से वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आप समझेंगे कि देखिए 6 35 और 35 5.5 घंटे हम जो है ईस्ट में भारत की स्थिति क्या होगी, भारत की 5.5 घंटे इससे हम लोग आगे होंगे। और ये तो हो गया ईस्ट का क्रम। ईस्ट में क्या हो रहा है कि समय बढ़ रहा है, लेकिन जब हम पीछे आएंगे इधर आएंगे, हम अमेरिका महाद्वीप तरफ आएंगे, तो आप अगर इधर आएंगे तो ये जो है टाइम कम हो रहा है, ठीक, कम हो रहा है, मतलब अगर 15 डिग्री पे आप आएंगे तो आपका 1 घंटा समय कम हो जाएगा, ठीक। तो ये जो आपका है यहाँ से मान इधर आगे बढ़ेगा और इधर से समय जो है घटेगा। इसी क्रम में जब हम आएंगे तो देखिए ये जो गोला है ये आपका आके यहीं आएगा ना, क्योंकि ये घुमा हुआ है। इस तरीके से ये जो लाइन है 180 डिग्री की, 180 डिग्री की एक ऐसी लाइन है, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। इसमें इस पॉइंट पर आके जो है 12 घंटे और मतलब 24 घंटे का जो है समय आगे पीछे होता है। देखिए समझिए कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चल रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ चल रहा है तो वो तो आगे जा रहा है, और जैसे ही वो यहाँ पहुँचा इस जगह, तो इस टाइम के जोन के लोग क्या हैं कि पीछे हैं, ठीक। तो ये टाइम जोन इसका आगे है। तो देखिए एक चीज़ समझिए आप, थोड़ा ऊपर से अगर जा रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये समय की बात है, और समय में देखिए हम लोग बात करते हैं भारत की, ठीक। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से आप समझिए कि पहले हम भारत की बात कर लें। अगर ये हमारा भारत है
अगर ये हमारा भारत है और इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके से होके इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से होके जो है ये अगर हमारा भारत है, तो भारत में जो चूँकि हमने अक्षांश समझ आया था, अक्षांश 20 से आ रहा है इस तरीके से, जो देशांतर रेखाएं हैं, देखिए देशांतर रेखाएं भारत में यहाँ आएंगी, इस तरीके से आएंगी, देशांतर रेखाएं इस तरीके से आएंगी ना, ये और ये मान लीजिए, ठीक। तो ये देशांतर रेखाएं भारत में हैं, तो कुछ ही देशांतर रेखाएं भारत को टच कर रही हैं। जो इधर की जो देशांतर रेखाएं हैं, ये आपका जो है 68 डिग्री 68 डिग्री, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा, 68 डिग्री से लेके यहाँ जो है 97.25, ये आपका ईस्ट है। 68 डिग्री 4 मिनट से आपका मान लीजिए, तो 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में जो देशांतर रेखाएं हैं ये भारत से होकर गुजर रही हैं। और इसी क्रम में आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आप जो है, चूँकि देखिए 68 और 97 को आप घटाएंगे तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो लगभग 30 डिग्री का रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि 30 डिग्री अगर आ रहा है, इसका मतलब 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ रहा है। अगर 15 घंटा इस स्थिति में बढ़ रहा है, यहाँ मान लीजिए आपका ये 15 है और ये 15 है, तो टोटल 30 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ 1 घंटा प्लस हुआ और 1 घंटा यहाँ प्लस हुआ। इस तरीके से भारत में जो है, भारत में 2 घंटे का समय अंतराल आ रहा है देशांतर को देखेंगे तो। चूँकि देखिए अगर 2 घंटे का समय अंतराल आएगा तो कुछ लोगों का समय जोन यहाँ अलग होगा और कुछ लोग उसी समय यहाँ काम कर रहे होंगे, तो समय को लेके एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा था और 1 घंटा आप जाएंगे तो यहाँ 1 बजेगा और 1 घंटा बाद जाएंगे यहाँ 2 बजेगा, ठीक। चूँकि सूर्य, हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा रही है और पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाने के कारण हमको जो सूर्य दिखता है सुबह की पूर्व में उग रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, जस्ट उल्टा दिखता है। कारण क्या है? चूँकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब चक्कर लगा रही है और पश्चिम से पूरब चक्कर लगाने के कारण जो है इस जगह, चूँकि पूरब में सूर्य उगता है तो यहाँ सुबह तो 5 ही बजे हो जाएगी। आप समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 5 बजे अगर यहाँ सुबह हो रहा है तो सूर्य धीमे धीमे यहाँ आके, यहाँ तो 7 बजे सुबह होगी ना। यहाँ सुबह जो व्यक्ति 5 बजे यहाँ उठ रहा था वही व्यक्ति यहाँ 7 बजे उठ रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पहले पड़ेगी और 2 घंटे बाद सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ेगी। ठीक है ना। तो चूँकि इससे क्या होगा, इससे जो 5 बजे उठा व्यक्ति, इसको 7 घंटे उठे व्यक्ति से 2 घंटा ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है। 2 घंटे ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है। वो तो अपने टाइम पे उठा, लेकिन इसको उठने के लिए 7 बजे उठना पड़ रहा है। ये किस कारण से हो रहा है? ये देशांतर रेखाओं के कारण की वजह से हो रहा है। क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ता है और 30 डिग्री पर 2 घंटे बढ़ना चाहिए। इसी भ्रम की स्थिति पैदा न हो, इस कारण से जो विशेषज्ञ थे टाइम वाले, उन लोगों ने एक मानक निर्धारण किया। जो एवरेज भारत के बीच से जो रेखा जा रही थी उसको जो है उन्हें 82.5 डिग्री ईस्ट कहा और इसी को उन्होंने भारत का मानक स्थापित कर दिया। और ये जो 82.5 ईस्ट है वो आपका जो है प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। ये जो 82.5 देशांतर रेखा है ये हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है और प्रयागराज के नैनी से ही मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो ठीक है, ये मेरा सौभाग्य है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ें ही है। तो प्रयागराज के नैनी से ये 82.5 देशांतर रेखा मिलती है और इसी को हमने अपना टाइम जोन बना लिया। और टाइम जोन इसलिए बनाया क्योंकि इससे इधर वाले को भी दिक्कत ना हो, इधर वाले को भी दिक्कत हो। एक मोटा मोटा हमने एवरेज निकाल कर ये। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जिनकी देशांतर रेखाएँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा रूस का। रूस एक क्षेत्रफल में बहुत बड़ा देश है, ठीक। तो क्षेत्रफल में अगर कोई देश बहुत बड़ा है तो उसके देशांतर रेखाएँ काफ़ी होंगी, तो वहाँ समस्याएं आएंगी। तो वहाँ की सरकारें उस समस्या का निर्धारण इस प्रकार से करती हैं कि वो कुछ एक पर्टिकुलर क्षेत्र को एक टाइम जोन, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को एक टाइम जोन और एक इस तरीके से
कुछ कुछ खंडों में कुछ कुछ राज्यों को बांटकर उसका एक टाइम जोन बना देती हैं। ठीक, तो कुछ कुछ देशों में तो 12-12, 13-13 टाइम जोन है। तो हमारा चूँकि इंडिया का विस्तार थोड़ा कम है इसलिए, और काफ़ी अच्छा भी है, ठीक है, इसकी वजह से समय में समस्या नहीं हो रही है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि आगे बढ़ने पर जो है टाइम जोन क्या है, बढ़ रहा है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारा 82.5 डिग्री है, ये अगर पूछ लिया जाए किन भारत के किन राज्यों से होकर गुजर रहा है, तो भारत में सबसे पहले तो आपका प्रयागराज यूपी में पड़ता है। ठीक, यूपी में आपका, फिर नीचे आपका एमपी पड़ता है, फिर आपका यहाँ पड़ता है छत्तीसगढ़, और यहाँ पड़ता है आपका उड़ीसा, और यहाँ पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं। ठीक, 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर हमारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। और अगर हम उसकी बात करें अक्षांश रेखाएं की, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए आप ऐसा। ठीक, भारत के 8 राज्य कौन से हैं, अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो ये जो आपका एरिया पड़ता है ये आपका गुजरात है, कोस्टल एरिया। गुजरात से आप आगे जाएंगे तो राजस्थान का कुछ एरिया पड़ेगा, इधर आप जाएंगे तो इधर एमपी का कुछ एरिया पड़ेगा। ठीक, एमपी का कुछ एरिया पड़ेगा। फिर आप आगे जाएंगे तो गुजरात, राजस्थान, एमपी। ठीक, इधर जो है आप आएंगे छत्तीसगढ़, फिर इधर जो है झारखंड, फिर इधर पश्चिम बंगाल। ठीक, और इधर जो है आपका पड़ता है मेघालय, और लास्ट में आपका पड़ता है मिज़ोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्षेत्रों से आपका जो है अक्षांश गुजरता है। वो भी अक्षांश कौन सा, वो है आपका कर्क। और इसी तरीके से 5 क्षेत्रों से आपका देशांतर गुजरता है। देशांतर वो भी कौन सा, जो आपका मानक समय है 82.5 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, यूपी भी है इसमें। तो ये आपके 5 जो है देशांतर रेखाओं से गुजरते हैं और 82.5 से, और ये आपके 8 जो है ये आपके अक्षांश रेखाओं से गुजरते हैं। ठीक, इस तरीके से आपने इसको समझा। और हम ये बात कर रहे थे कि चूँकि देशांतर रेखाएं समय निर्धारण के लिए बनाई गई हैं, और इस कारण हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमारा ये ग्लोब है, अगर हम किसी देश की स्थिति को जानना चाहें तो उस स्थिति का हम सबसे पहले अक्षांश जानेंगे कि वो किस अक्षांश पर है। और जैसे कि हम भारत की स्थिति को समझें तो हमने जान लिया कि अक्षांश मतलब कि 23.5 डिग्री पर कहीं भारत है। अब भारत यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर ही भारत है। लेकिन अगर हमको देशांतर रेखाओं का ज्ञान हो जाता है तो हम ये जान जाते हैं कि देशांतर रेखा जो 0 है, और 0 के जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भी है। तो इसका मतलब हमको क्लियर हो गया कि भारत की स्थिति हो न तो यही है, इस जगह है। तो हमने पॉइंट आउट कर लिया कि भारत कहाँ स्थित है। तो हमने समझा कि भारत आपका जो है ये आपका उत्तर होता है, दक्षिण, ये पूर्व, पश्चिम, ये पूर्वोत्तर, ये आपका जो है पूर्वोत्तर गोलार्ध में आपका जो है भारत अवस्थित है। तो इसीलिए जो समय होता है, ग्लोब जो होता है, तो ग्लोब की वजह से हम लोग जो है समय का निर्धारण और जो है इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, और हमने ये भी बताया कि आपको 180 डिग्री जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। जो 180 डिग्री जो देशांतर है इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तिथि रेखा मतलब कि इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री। ये आपका जो है जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर देखिए मैंने जो बताया था, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, कुछ महासागर हैं आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है ये आपका प्रशांत महासागर से गुजरता है। आप ये समझ लीजिए, फैक्ट को नोट कर लीजिए। और प्रशांत महासागर में अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका जो है 8 जगह से मुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए किया गया है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ प्रशांत महासागर है, समझिए आप पैसिफिक, अगर यहाँ ओशन है और पैसिफिक ओशन में एक लाइन है, ये आपकी मान लीजिए 180 डिग्री है।
ठीक। तो 180 डिग्री आप अगर जैसे आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ टर्न है, फिर यहाँ टर्न है, फिर ऐसे चलेगी, फिर इस तरीके से टर्न है। तो ये जो लाइन 180 डिग्री की टर्न है इस तरीके से यह आपका जो है 8 जगह, कहाँ 8 जगह पर ये मुड़ी हुई है। और इसका वजह सिर्फ यही है कि कुछ क्षेत्रों के टाइम जोन को सेट करने के लिए, कुछ क्षेत्रों के टाइम में समस्या हो रही थी, उन समस्याओं का निर्धारण करने के लिए, समाधान करने के लिए इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कई जगह मोड़ा गया, जिससे समय में समस्या ना हो। तो आपने समझा कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं, आपने आज कुछ डिटेल से समझा और आपने बिल्कुल समझा होगा कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के ज्ञान की वजह से ही हम किसी भी देश की स्थिति का एक्चुअल अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश की स्थिति क्या है और उस देश में जो है किस तरीके के मौसम, क्योंकि देखिए ऊपर अगर है तो यहाँ जो है मौसम थोड़ा सा गर्म और ठंडा दोनों होगा। अगर कोई देश अगर यहाँ है तो वहाँ ठंडा बहुत मौसम होगा, कोई अगर देश यहाँ है तो वहाँ हमेशा समान तापमान रहता है, क्योंकि यहाँ हमेशा सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है। तो इस तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाओं से हम समय, तापमान, हर चीज़ का निर्धारण कर सकते हैं और उस देश की एक्चुअल स्थिति जान सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय मतलब देशांतर और अक्षांश रेखाएं और समय का मापन, इसको यही टॉपिक था, आज हमने इसको कंप्लीट किया। और चूँकि ये विश्व के भूगोल के क्रम में हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को देख रहे हैं, तो चैप्टर में आपने इस चीज़ें आज बेहतर समझी होंगी और मुझे लगता है आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग समय का मापन करते हैं। ठीक, तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का लेक्चर बताइएगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ। बस आप लोगों का साथ बना रहे और आप लोग मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे और भी अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँ। और चूँकि मैंने भूगोल विषय को अपने हाथ में लिया है तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से भूगोल समझाने का प्रयास करूँगा और आप लोगों को भी बेहतर लगेगा। अगर आप लोग किसी भी विशेष एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग चाहे यूपीएससी, चाहे यूपीपीसीएस या बीपीएससी, एमपीपीएससी, मतलब पीसीएस रैंक की कोई भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं और वनडे एग्ज़ाम तो मान लीजिए छोटे एग्ज़ाम है, वो सब में जो जीएस आता है वो जीएस मेरे इस कोई भी लेक्चर है उसमें मैं सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करूँगा और बाकायदा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक, बस आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। और एक चीज़ और सर, आप लोग जो है मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए, चूँकि ठीक है, ओके, धन्यवाद।